टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि एनसीईआरटी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की पहली शर्त है। एनसीईआरटी की किताबें आपको यूपीएससी से जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ना शुरू कर देते हैं तो 3,500 से ज्यादा पन्ने आपको बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं। उजांग आईएएस एकेडमी लेकर आया इसका समाधान एनसीईआरटी आंदोलन बैच के माध्यम से। मात्र 3,999 में ये ऑनलाइन बैच आपकी समस्याओं का समाधान है, जहां पर देश के बेहतरीन टीचर एनसीईआरटी के लेक्चर्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन। और सोचना किस बात का, एनसीईआरटी आंदोलन के साथ जुड़िए और टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाइए। वही टॉपर्स जिन्होंने इतिहास रचा। तो अब देर किस बात की, अगला नंबर आपका है। अभी दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। होली आई, खुशियां लाई। होली की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो रंगों का ये त्योहार आपका जीवन सूना क्यों? तो चलिए अपने जीवन को सपनों के रंग से भर लेते हैं और उजांग आईएएस एकेडमी के फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ जाते हैं। ये बैच होली तक उपलब्ध है मात्र 6,999 रुपए में। जी हां, बिल्कुल सही सुना। आईएएस प्रीलिम्स और मेंस का 1 साल का ऑनलाइन बैच मात्र 6,999 रुपए में उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अब सोचना क्या? अगर जिंदगी में रंगों का त्योहार है तो हमारी जिंदगी में भी सपनों का त्योहार होना ही चाहिए। आप सभी को उजांग आईएएस एकेडमी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत करते हैं एक नई मंजिल की तरफ, लबासना की तरफ, वो भी सबसे कम फीस में। तो आइए जुड़िए उजांग आईएएस एकेडमी के परिवार के साथ, देश के प्रसिद्ध शिक्षकों के साथ, और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वॉइस क्लियर है आप सभी दोस्तों को? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्त? हाउ आर यू ऑल? सबसे पहले मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और क्या आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए। और हम समझते हैं भारतीय इतिहास को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है। तो डेफिनेटली जो है वो हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको कर सकते हैं। और आज ये प्रीलिम्स का 99 का बैच है जो ऐप पे भी चल रही है क्लास, वहाँ पर भी बच्चे आप जाके देख सकते हैं लाइव सेशन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग प्राची, विकास। ओके आदित्य, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में हमारी जो डिस्कशन हुई थी वो एक कॉन्टिन्यू चर्चा है, एक लगातार होने वाली चीज है, जहां पर हम साक्ष्यों के माध्यम से अपने जो अतीत है उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि अतीत से हम क्या सीख सकते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि भविष्य हमारा कैसा होगा। इन सारी चीजों को समझते हुए एक बहुत ही जबरदस्त दृश्य बनाया जाता है और इतिहास उन्हीं रंगों के साथ मिलकर बना हुआ है। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो केवल वो एक समाज या कुछ युद्धों की चर्चा नहीं होती है, कुछ राजनैतिक उठापटक नहीं होता। एक इतिहास में समय लगातार करवट लेता रहता है। एक इतिहास अपने देश काल के साथ होता है। बड़े ध्यान से जो है वो आप इसको समझिएगा कि इतिहास को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो देश काल होता है, यानी उस देश काल में क्या चीजें चल रही हैं, कैसे वो काम करती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो सेगमेंट हमारे साथ होता है।
तो स्वागत करता हूं आप सभी का इस काल में, और मैं मध्यकालीन भारत में हूं। मध्यकालीन भारत यानी इतिहास के उस हिस्से पे अगर हम बात करेंगे जहां पर भारत के सामाजिक सांस्कृतिक विन्यास में जो कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं उसमें जो काफी एक बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। एक नई संस्कृति भारत में प्रवेश करती है, और जब एक नई संस्कृति प्रवेश करती है और जब हम कल्चर की बात करते हैं तो सोशल कस्टम, चाहे इकोनॉमिकल कल्चर हो, पॉलिटिकल कल्चर हो, राजा किस तरह से शासन करता है, प्रजा किस प्रकार से कर देती है, राजा किस तरह से टैक्स को वसूलता है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो दोस्तों, इतिहास को इस कालखंड में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की अगर आप कॉन्टिन्यूटी को नहीं समझ पाओगे, राइट, भारत की कॉन्टिन्यूटी को नहीं समझ पाओगे तो चीजें आपके लिए लगातार मुश्किल होती चली जाएंगी। बहुत ही बड़े पैमाने पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं और अब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट में, यानी कि राजपूतों से मुगलों तक मध्यकालीन भारत की आकर्षक कहानी का खुलासा, तो हम उसके बारे में अब बात करते हैं। चलिए, और स्वागत करता हूं आप सभी का। किस तरह से गुरुकुल बैच में, आप लोगों को इसके बारे में पता है, गुरुकुल बैच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि नोएडा में क्लासरूम प्रोग्राम, जो बहुत ही हरित जिला है, वहां पर क्लासरूम प्रोग्राम अप्रैल से शुरू हो रहा है, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके लिए। अब जैसे प्रिया हैं, उन्होंने कहा फाउंडेशन बैच मुझे अलॉट नहीं हुआ है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट। कोई भी अगर हो सकता है कि आपको अलॉट हुआ और आपको पता ना चलता हो, कई बार बच्चे अवेयर नहीं होते कि कैसे उसको देखना है, तो आप दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। गुरुकुल बैच के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। फॉर्म यहाँ लगातार मेरी टीम शेयर करी, इसके साथ भी जुड़ जाइए। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, छोटा सा एक सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि अब मात्र 2 दिन और बचे हुए हैं फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने का। 6,999 में उसके बाद इसकी फीस जो है वो 40,000 हो जाएगी। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो फाउंडेशन बैच के साथ तेजी से जुड़ जाएं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास के इस कालखंड में हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो इतिहास के इस लेक्चर को बढ़ाने से पहले मैं बता दूं, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, जो व्यक्ति गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कभी कोई नहीं हरा सकता। ये बात याद रखना, क्योंकि जो खुद से लड़ा उसको हराना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि जो खुद से लड़ता है वो खुद को सुधारता है। खुद से लड़ाई होती ही इंप्रूवमेंट के लिए। तो अगर आप अपनी खुद की इंप्रूवमेंट के लिए आप पागल हैं, आप सब कुछ करने को तैयार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब यही चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि अगर आपको दुनिया में जीतना है तो आपको किस तरह से अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तो अपनी गलतियों से सीखो, और गलतियों से सीखने का, गलतियां कैसे पता चलती हैं, जब हम कोई काम करते हैं तब हमें उस करने में जो हमारे एक वांछित लक्ष्य होता है, बड़े ध्यान से समझना, जो हमारा वांछित लक्ष्य होता है कि हम ये करना चाहते हैं, और उसको करने में हम जो अपना ऑप्टिमम नहीं दे पाते, बेस्ट नहीं दे पाते, उनका जो गैप होता है, यानी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का जो गैप होता है, वहीं पर गलतियां जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं। अगर याद रखिएगा दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों पर काम नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी खुद को इंप्रूव नहीं कर सकता। और सिंपल सा, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था जहां पर बाहुबली का टेस्ट हुआ ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। आश्चर्य करेंगे, नियरली 2600 लोगों ने रजिस्टर किया और हार्डली 250 बच्चों ने टेस्ट दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 99 रुपए में एक टेस्ट है, अगर आप नहीं दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, बाहुबली का टेस्ट ऑल इंडिया फ्री था, अगर आप वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा मुझे उसमें आता है या नहीं आता है। आप अवॉइड करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2600 लोग रजिस्टर कर रहे हैं कि हाँ हम टेस्ट देना चाहते हैं, और उसमें से 250 लोग ही केवल टेस्ट दे रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है कि जो चाहते थे, कई लोग क्लास में तो हजारों की संख्या में बच्चे हैं, लेकिन वो तो ऐप पे आना ही उन्होंने गुजारा, जो है नहीं समझा कि चलो इस पे जाना ही नहीं है, और जो गए उसमें से बहुत से लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। मुझे एक बात बताइए कि खुद को कब तक छुपाते रहोगे? ठीक है, अगर आप अपने आप को छुपाते रहोगे तो जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचोगे। अभी भी वक्त है, टेस्ट देने की आदत डालो। आपको टाइम टेबल में अपना 1 घंटा टेस्ट देने के लिए रखना ही चाहिए किसी भी हालत में। और अगर आज तुम बचोगे तो यकीन मानना, कल जब यूपीएससी जब तुम्हें जो है तुम्हारी गलतियों को ढूंढ कर बताएगा, तब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके होंगे, सपने टूट चुके होंगे, और दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन का जो बोझ है वो तुम्हारे सर पर आ चुका होगा। ये बात याद रखिएगा। कोशिश हमने यही की थी कि आप किसी भी तरीके से जुड़िए।
फिर हम जो है वो लगातार बहुत से फ्री टेस्ट लेकर आ रहे हैं। 2 हफ्ते बाद हम गदर लॉन्च कर रहे हैं, राइट। आज से 2 हफ्ते बाद एक फिर ऑल इंडिया टेस्ट होगा गदर। और अगर अभी आपने उजांग टेस्ट प्रैक्टिस नहीं डाउनलोड किया तो उसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, नहीं तो गदर जो है जब यूपीएससी काटेगा जिंदगी में तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। चलिए, तो आज की क्लास के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इतिहास के इस कालखंड में बड़े ध्यान से समझिएगा। और वो है कि मुगल साम्राज्य, हमारा जो प्रीलिम्स का बैच है, ठीक है, वो है हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमारे मेजर रूलर जो प्रमुख शासक थे। गुप्तकालीन प्रशासन कैसा था, मुगल जो है वो रूलिंग कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, क्योंकि ये जब कल्चरल सेटअप चेंज होता है, मैंने पहले बताया था, तो ये सारी चीजें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ हमें लगता है कि इतिहास में राज सत्ता चेंज हो गई, ठीक है, एक सत्ता हटी और दूसरी सत्ता आ गई, ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई एक नया कल्चरल सेटअप आता है तो वो समाज में, देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करता है, ठीक है। समाज में परिवर्तन होता है, आर्किटेक्चर में परिवर्तन होता है, उनके जो है खान पान में, पहनावे में, चित्रकारी में, इन सब में एक बहुत बड़ा चेंज होता है। और इस तरह से भारतीय संस्कृति में एक नई धारा जुड़ जाती है, एक नई धारा जो है उसको आकर और इनरिच करने का काम करती है। स्थापत्य कला, एक नयापन आता है। तो ये जो कल्चरल हेरिटेज है, भारत को इसलिए समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि भारत जो है वो पश्चिम से अलग है, इंडिया जो है वो वेस्टर्न से अलग है। वेस्टर्न जहां नस्लवाद के बारे में बात करता है, जहां वो एक रेस के बारे में बात करता है, जहां वो जो है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बारे में बात करता है। अगर आप उन थ्योरीज, वो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज की दी हुई थ्योरीज को अगर आप भारत पे लागू करोगे तो बहुत समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि भारत में जब आप इतिहास में मेरे साथ चलोगे तो भारत का जो सांस्कृतिक विन्यास है, कोई एक धारा नहीं है, एक रेस नहीं है। भारत का सांस्कृतिक विन्यास बहुत ही अमीर है, बहुत ही इनरिच है। भारत एक बहुत सांस्कृतिक देश है और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कल्चरल नेशनलिज्म है। हम सभी धर्मों को सम्मान देते हैं। उनके लिए रिलीजन वेस्टर्न के लिए धर्म है, हमारे लिए धर्म हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हमारे लिए पंथ व्यक्तिगत है। हम पंथ और धर्म के बीच का अंतर करने वाले लोग हैं जो पश्चिम और पश्चिम को मानने वाले नहीं समझ पाते। इसीलिए जब आप पश्चिम के नजरिए से देखते हो तो हमारे देश के कई राजनेता भारत में जाकर कहते हैं कि भारत लोकतंत्र में, जो भारत में लोकतंत्र खतरे में है और तमाम तरह तरह की चीजें हो रही हैं। वो ये कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, भारत कोई एक अवधारणा नहीं है। तो जॉन शोर ने भी बहुत पहले अंग्रेजों के समय में कहा था कि भारत कभी राष्ट्र नहीं हो सकता। तो लगता है कि जैसे उसकी बात का शोर आज भी हमारे यहां जो है यदा कदा फैला हुआ है। तो आपको इस क्लास को पढ़ते समय यह समझना पड़ेगा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत क्या है। भारत का राष्ट्रीय जो है वो, जो हमारी राष्ट्रीय एकता है, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वो पश्चिम से अलग है। हम पश्चिम के तरीके से अगर खुद को देखेंगे तो भारत में धर्मों का विभाजन हमें दिखाई पड़ेगा, भारत में हर व्यक्ति अलग दिखाई पड़ेगा, बोली है, भाषा है। और वेस्टर्न यही देखकर कहता था भारत कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमें, ये हमारी सदी है, ये हमारी ताकत है, हमें पूरी दुनिया को यह बताना है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश है, तो डेफिनेटली मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको इस विषय पर विचार करना होगा कि भारत को भारत के नजरिए से देखो। तो जो लोग मुझे आज सुन रहे हैं, 99 रुपए की क्लास है लेकिन इतना गहन लेक्चर यहां होता है कि हम ये चाहते हैं कि मेरा कम से कम स्टूडेंट हो वो राष्ट्रवाद को समझे, वो भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक होने के नाते उसे भारतीयता पर गर्व होना चाहिए। मैं इस एटीट्यूड के साथ यहां पढ़ाता हूं और यही कोशिश करता हूं कि कुछ भी सीखे ना सीखे, अगर वो राष्ट्रवाद सीख गया तो उसके अंदर एक गर्व की भावना होगी। अगर भारत के नागरिकों में अपने राष्ट्र के ऊपर एक गर्व होगा तो डेफिनेटली वो एक ताकत को जोड़ेंगे। और जब राष्ट्र के लोगों की ताकत जुड़ जाती है कि हमें देश का उत्थान करना है, यकीन मानिए आज का जो न्यूज़पेपर की हेडिंग थी कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, 8 वर्षों के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। एक सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई। आप सभी ने आज पढ़ा होगा, मुझे बताइए कितने कितने लोगों ने आज इसको पढ़ा न्यूज़पेपर में। लेकिन दोस्तों, भारत एक ऐसा ऐतिहासिक देश रहा है, इस समय की भी मैं बात कर रहा हूं, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाले देशों में था। जीडीपी का साइज इसका बहुत बड़ा हुआ करता था, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो आज अगर हमारी आय थोड़ी सी बढ़ गई, हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भारतीयों की क्षमता जो है वो इससे कई गुना ज्यादा है। बस हमें चीजों को समझना है, अपने विभाजन को हटाना है और डेफिनेटली आने वाला वक्त हमारा है और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, तो गुप्तकालीन साहित्य की अगर हम बात करें, मुगल लिटरेचर की, तो यह भी बहुत जरूरी है। साहित्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेटअप होता है।
आगे बात करते हैं, तो हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ऐप में ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आपको पता है। अगर हम प्रमुख शासक की बात करें तो हम जनरली अकबर की बात करते हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं कि मैंने उनको एक चीज सिखाई थी अभी फाउंडेशन बैच में, जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, यूट्यूब पे भी थी। मैंने बताया था कि एक आईएएस ऑफिसर की जो तैयारी करते हैं आईएएस बनने के लिए, उनको हिस्ट्री अलग नजरिए से पढ़ना चाहिए, और एक जो ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहा है उसको अलग नजरिए से पढ़ना चाहिए। जो एटीट्यूडनल डिफरेंस है, ये नजरिए का जो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। ये फैक्ट्स और एप्लीकेबिलिटी के बीच का अंतर पैदा करता है। कितने लोगों को ये बात है, मुझे अपने सभी ओजांकियन से ये जानना है, गुरुकुल के इस परिवार से ये सारी चीजें जाननी है कि हम इसको ही क्यों पढ़ रहे हैं। हम इतिहास में बहुत से शासक हुए हैं, यहां से ही सबसे ज्यादा यूपीएससी क्वेश्चन क्यों पूछता है, मैं आप सभी से जानना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर जवाब दो, बढ़ चढ़कर जो भी आपके दिमाग में है उसको निकालो, क्योंकि सभी भारतीय भारत की उन्नति और भारत की विकास गाथा का हिस्सा हैं। शाबाश शगुफ्ता, वेरी गुड बेटा, वंडरफुल। मेरा स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखता है, उसका आत्मविश्वास दिखाई पड़ता है, डरना नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, डर को निकाल कर फेंक दो। शाबाश। तो एक अगर आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हो, आपके अंदर प्रशासनिक अभियोग्यता है, तो इस घटना को आप कैसे देखोगे? यहां से चेंजेस शुरू नहीं हुए, ध्यान से सुनो। शाबाश आदित्य, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जैसे किसी ने इसका प्रशासन बहुत अच्छा था, शाबाश। मैं चाहता हूं सभी लोग बढ़ चढ़कर जवाब दें, सभी लोगों से हिम्मत करिए। जैसे किसी ने लिखा कि अकबर एक महान शासक था। महानता की क्या परिभाषा होती है? आप किसी को महान क्यों नहीं कह सकते? हर राजा ने अपने हाथ दरबारी कभी रखे थे, वो अपने राजा को महान ही बताया करते थे। ठीक है, ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूं। और यही होता है, किसी चीज को रट लेना, टीचर स्लाइड दिखा दे, लेकिन जो एक शिक्षक होता है, अब आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी एकेडमी में जुड़े तो एक मेरी बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा बात, कि शिक्षक अपने छात्र के दिमाग को सोचने योग्य बनाता है, प्रश्न पूछने योग्य बनाता है, और उन तत्वों से उसे परिचित कराता है जो किताबों में नहीं लिखी होती है। अब एक आईएएस ऑफिसर इस चीज को क्यों पढ़ेगा और यहां से यूपीएससी क्वेश्चन क्यों पूछेगा, एक बात ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्कृति एक अविरल धारा है, मैं मान के चलता हूं कि एक नदी के समान है। भारतीय संस्कृति एक अविरल धारा है, इसको हम सनातन कहते हैं, लगातार चलने वाली धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति हमेशा जो है वो एक चलायमान धारा बनी रही। भारतीय संस्कृति की धारा में एक नया मोड़ या एक नई संस्कृति का जहां जहां जो है वो मिलन हुआ है, यानी कोई एक नई धारा इसमें आकर जुड़ी है, या इस धारा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, टर्निंग पॉइंट आया है, हमेशा वो चीज भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। और यूपीएससी उन चीजों को हमेशा पूछता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो भारतीय संस्कृति के फैक्ट्स याद रखना आपका काम नहीं। आपका काम क्या है? आपको यह समझना है कि किस प्रकार भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया या एक नई धारा जन्म लेती। अब नई धारा का मतलब, मान लीजिए आपकी जो वास्तु शैली थी वो अलग थी, नागर थी, वासर थी, एक नई शैली आपकी आकर जुड़ जाती है। जो आज हमारे भवनों में, चाहे लाल किला हो, ताजमहल हो, या हुमायूं का मकबरा, कुछ भी हो, सिकंदरा हो, उसमें हमें एक नया आर्किटेक्चर इनपुट हमें दिखाई पड़ता है। राजपूतों के साथ वो जाकर जुड़ता है, नई प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम, नए प्रकार का रूलिंग सिस्टम, नए प्रकार का जो है वो एक साहित्य, नए प्रकार की कला संस्कृति हमें देखने को मिलती है। ये क्या काम करती है? ये भारतीय संस्कृति को पल्लवित करती है, यानी इस पेड़ में कुछ नई डालें आ गई हैं, नए शाखाएं जुड़ गई हैं, नए फूल आ गए हैं, नए फल आ गए हैं, यानी भारतीय संस्कृति और पल्लवित होती। यही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। कितने लोगों को समझ में आया? यही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी एक पेड़ जब उसमें चारों तरफ पत्तियां, फल, फूल लदे होते हैं, कितना सुंदर लगता है, हाँ या ना? तो भारत एक बागीचा है। ठीक है, भारत एक बागीचा है। ये पश्चिम से अलग है। पश्चिम के बागीचे में केवल एक ही फूल या एक ही प्रजाति की जो है वो क्या नाम है, ताकत वहां जुटी हुई है, कि श्वेत लोग हैं, इस नस्ल को, इस धर्म को मानने वाले हैं, यही उनकी मान्यता है। लेकिन भारत के बागीचे में बहुत विविधता है, और इस विविधता को जब तक हम नहीं समझेंगे, इस डाइवर्सिटी को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे। तुम्हारी पूजा पद्धति अलग है, मेरी पूजा पद्धति अलग है। आज भारत में इन्हीं पूजा पद्धतियों को लेकर, ये वर्शिप के तरीकों को लेकर एक लड़ाई चल रही है, अब पहचानों को लेकर लड़ाई चल रही है, भाषा को लेकर लड़ाई चल रही है, और भारत को वो तोड़ तोड़ कर अलग करने की हालत में।
कभी कश्मीर की मांग हो रही है, कभी पंजाब को अलग करने की मांग हो रही है, कभी नागालैंड को अलग करने की मांग हो रही है, और ये भारत को जो है वो कई हिस्सों में तोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन जिस दिन हम ये समझ पाएंगे कि हम इस बागीचे के वो फूल हैं जो बागीचे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, हमारे रंगों की जो है वो सुंदरता बहुत है, हमारी विविधता बहुत ज्यादा है, इस विविधता, ये हमारी विविधता हमारी ताकत है, ये हमारा डिफरेंस नहीं है, हमारी डाइवर्सिटी है, ये हमारा जो है वो मतैक के नहीं है, हम सभी इसी बागीचे के फूल हैं। और अगर हम इसको पश्चिम के नजरिए से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें डिफरेंसेस दिखाई पड़ेंगे, हमें डिफरेंसेस नहीं अपनी डाइवर्सिटी को देखना है। और ये स्टूडेंट अगर यहां पे समझ जाता है तो उसके लिए इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, हाँ या ना। तो जहां जहां इतिहास में एक नई सांस्कृतिक मोड़ हमें देखने को मिला है, यूपीएससी कहता है कि इसको पकड़ लो। तो चाहे आप अपने घर पर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, जहां भी पढ़ते समय कोई एक नई चीज आ रही है जो आज भारतीय समाज को, आज की जो है इंडियन सोसाइटी को वो इफेक्ट कर रही है, आप पकड़ लीजिए। आपको पता है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, क्लियर हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में, राणा वीरसाल के महल में, जो कि राजपूत थे, वहां पर इनका जन्म हुआ। यही भारतीय संस्कृति की एक बड़ी खास बात है, राइट। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, ठीक है। अकबर उस समय पंजाब में किससे, सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था, और इसके पिता हुमायूं की जो है मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरते उसमें उतरते समय। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर, कहां पर, कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। याद रहेगा इंफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि मेडाइवल में इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। The coronation of Akbar was done by Mirza Abul Qasim on February 14, 1556 at a place called Kalnarpur in Gurdaspur district of Punjab. शासक बनने के बाद 1556 से 1560 तक अकबर बैरम खां फारस के सिया संप्रदाय से संबंधित का के संरक्षण में रहा, ठीक है। आफ्टर बिकमिंग द रूलर फ्रॉम 1556 टू 1560, 4 साल अकबर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ बैरम खान, तो उसके नाम पर वो शासन चलाया करता था। 1956 ईस्वी में अकबर ने बैरम खां को अपना वकील यानी वजीर नियुक्त कर उसे खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी। तो मेडाइवल में ये उपाधियां किसको दी गई, यानी ये टाइटल्स किसको दिए गए, गेम द टाइटल ऑफ खाने खाना, ठीक है। तो ये बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। तो खाने खाना की उपाधि सबसे पहले किसको मिली थी, अकबर ने किसको दिया था, मेरे को क्लास में बताते चलो, बैरम खां को दिया था, याद रहेगा। यही क्लास में, बाद के लिए कुछ नहीं है, बाद के लिए तो अभी टेस्ट है। जैसे ये क्लास खत्म होगी तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट करना होगा ध्यान से, तो बहुत ध्यान से मेरे साथ पढ़ते चलिए। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 यानी कि 5 नवंबर 1556 अकबर के वकील एवं संरक्षक बैरम खां किसके किसके बीच हुआ था, बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू के बीच हुआ था, राइट। और चूंकि मैंने बताया था कि इनकी लीनियज जो है वो मंगोल और तैमूर के साथ थी, तो वहां से एक नया तरह का युद्ध पद्धति इनके पास मिला हुआ था। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। हेमू के पास कौन सी उपाधि थी, विक्रमादित्य की उपाधि, और ये 14 शासक था जिसने विक्रमादित्य, ठीक है। तो विक्रमादित्य की उपाधि को इसने धारण किया था। डन, आ जाइए। अब सवाल है कि अकबर शासन को बहुत विस्तार देता है। भाई अगर आपको कोई अपनी नीतियों को लेकर जाना है और आप बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में हैं, तभी इतिहास आपको याद रखेगा। तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये बात आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात करें साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में, अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लोग स्टेट एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। चलिए मेरे साथ इसको जो है क्लास में याद करते चलिए, देखिए कितने लोग इसको जोड़ पाते हैं, अटैच कर पाते हैं अपने साथ। लेट्स सी, रेडी हैं? मैंने पानीपत का, अब जैसे ये हमारे स्टूडेंट है प्रियंका देवी, मुझे नहीं पता कि आपने पिछली क्लास क्यों नहीं देखी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी पानीपत सिंड्रोम के बारे में। क्लास में सबको याद है? और ऐसी चीज पढ़ाई, हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते आईआर में एस जयशंकर ने वर्ड यूज किया है अभी हाल ही में, पानीपत सिंड्रोम। तो पानीपत ही क्यों, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं है, पानीपत सिंड्रोम इज अ नेगेटिव वर्ड। याद है? किसको किसको याद है? तो क्लास को कम से कम, इसका एक चीज हो गया कि क्लास आप रेगुलर नहीं देखते हैं, कभी कभी सोकर उठते हैं अचानक से और क्लास देखना शुरू कर देते हैं।
तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब है, मान लो अगर कोई गाना बहुत बढ़िया बज रहा है, ठीक है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, हमें तुमसे डैश, बीच में आवाज गायब हो गई, हम नहीं जानते, मगर, फिर आवाज गायब, तुम्हारे बिना, तो मैं तुमसे कहूं गाने में बड़ा रस है, बोले क्या सर रस है, समझ में नहीं आ रहा, आधा गाना गायब है, तो तुम कम से कम क्लास को लगातार देखा करो। ठीक है, पानीपत सिंड्रोम बताया था। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ का किला मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता था। बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर जो है हिंसा की थी, चित्तौड़गढ़ के किले को घेरा, और राजपूतों के साथ जो है वो बहुत बड़ा जो है रसल टसल यहां शुरू हुआ जबरदस्त तरीके से। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने कौन सा जो है क्या जारी किया था? फतहनामा जारी किया था। ऑन द ओकेजन ऑफ चित्तौड़ विक्ट्री अकबर हैज फतहनामा। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, जिसका प्रमुख कारण इसकी समृद्धि, बहुत अमीर था, क्योंकि गुजरात कोस्टल एरिया था और प्राचीन समय से ही भारत के जो कोस्टल यानी तटीय इलाके थे वो व्यापार में बहुत समृद्ध थे। ये विश्व व्यापार का प्रमुख स्थल केंद्र हुआ करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन समय से ही भारतीय बहुत समृद्ध थे। तो अगर आज न्यूज़पेपर की हेडिंग ये बनी हुई है कि पिछले 8 सालों में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई, खुश होने की बात है, लेकिन याद रखिएगा भारत को अगर प्राचीन समय में जाके देखोगे तो हमारी जो आय थी वो शायद विश्व में बहुत ज्यादा थी। जब दुनिया की सभ्यताएं अंगड़ाई ले रही थी तब हम जो है वो क्या थे? विश्व व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर हुआ करते थे। क्लियर है? अपने गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, किस अभियान के दौरान जो है अकबर ने सबसे पहले समुद्र देखा था? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्री का क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको इस नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। ड्यूरिंग हिज गुजरात कैंपेन अकबर सॉ द सी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ऑल्सो मेट द पुर्तगीज ट्रेडर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और किससे मिला था? अंग्रेज नहीं, पुर्तगाली व्यापारियों से वो मिला था। याद रहेगा। फतह का मतलब होता है विजय और नामा का मतलब होता है उसका गायन करने वाला, यानी उसके जो दरबारी थे उन्होंने फतहनामा लिखा था, यानी वो किस तरह से जो है वो किस तरह आपने विजय प्राप्त की, तो उसके बारे में गान होने लगता है, उसकी जय जय होने लगती है। क्लियर है? आइए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका विस्तार था वो था दक्षिण विजय यानी साउथ कॉन्क्वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अकबर की दक्षिण नीति मूल रूप से साम्राज्यवादी थी, इंपीरियलिस्टिक थी। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर एवं असीरगढ़ को जीता था। कौन कौन? खानदेश, अहमदनगर एवं असीरगढ़। क्लास के अंदर ही आपको खत्म कर लेना है इसको। खानदेश एक प्रकार से दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता। किसे? खानदेश को। किसको माना जाता था दक्षिण का प्रवेश द्वार? यानी कि एंट्रेंस डोर ऑफ द साउथ। कौन सा था? खानदेश। याद रहेगा, खानदेश इसका था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा। चलें आगे। हमने क्या क्या सीखा? हमने देखा फतेहनामा कब लिखा गया, चित्तौड़गढ़ विजय क्या थी, अकबर के जो है वो जो सिपह सालार थे, जो वजीर थे, उनका क्या नाम था। ये सारे जो है वो आप अपने साथ जोड़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान मुगल सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में, फर्स्ट टाइम 1600 एडी में कौन सा किला जीता? अहमदनगर का। राइट। 1601 में अकबर ने अपने अंतिम आक्रमण में असीरगढ़ के किले को जीता। कहा जाता है अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था। यह बहुत इंपॉर्टेंट था, अंतिम आक्रमण था। तो अकबर का अंतिम आक्रमण 1601 में हुआ था, 1601 में, और असीरगढ़ का किला उसने जीत लिया था विद गोल्डन कीज। अब अकबर के समय में सत्ता को पाने के लिए विद्रोह हुए, ठीक है। अकबर के समय में 1564 ईस्वी में उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया। किसने? उज्बेक, जहां के सेंटर से ये लोग आए हुए थे। ये अकबर के समय का पहला विद्रोह था। 1586 में अफगान बलूचियों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि ये बड़ी जो है एक ऐसी ट्राइब जो बहुत ज्यादा स्वतंत्र रहती थी। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी, जो इनके नवरत्नों में से एक थे बीरबल, बहुत ही बुद्धिमान माने जाते। राजा बीरबल को भेजा था और वहीं पर इसी विद्रोह के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। 1599 में सलीम जहांगीर ने पुर्तगालियों के साथ संयंत्र कर विद्रोह कर दिया, यानी इन्हीं का जो बेटा था, ठीक है, उसने पुर्तगालियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया और विद्रोह कर दिया, तथा इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया था। याद रखिएगा, इलाहाबाद में अपने आप को स्वतंत्र बादशाह उन्होंने घोषित कर दिया, जो प्रयागराज हो चुका है, कि हम मुगलिया सल्तनत से दूर हैं।
अब जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है अकबर की राजपूत नीति, जो मुगलों में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नीति मानी जाती थी, और अक्सर यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते की नीति पर आधारित है। इसको हम लोग जो है वो रिप्रेशन एंड कंप्रोमाइज, की कहीं पर दबाव करो और कहीं कंप्रोमाइज कर लो। और अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना था। एक्चुअली राजपूत जो थे व्यक्तिगत बहुत बड़े योद्धा, ठीक है, बहुत वीर जांबाज, अपने प्राणों की आहुति देने में एक पल भी नहीं हिचकने वाले। तो लेकिन दिक्कत यह थी कि वहां छोटे छोटे राजपूती स्टेट थे जो आपस में संघर्ष करते रहते, इसीलिए वो जो फॉरेन से आई हुई सत्ताएं थी उनका बहुत ज्यादा समय तक वो जो है विरोध नहीं कर पाए। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज्यादा वीर और बहुत ज्यादा साहसी थे। तो अकबर को समझ में आया कि अगर हम पूरी एनर्जी अगर इनसे लड़ने में बिता देंगे तो कभी भी हम अपने साम्राज्य में जो है वो स्थायित्व नहीं ला सकते। और एक राजा तभी महान कहलाता है, मैंने इतिहास में तमिलनाडु की क्लास में बताया था, जो पावर और प्रॉस्पेरिटी का बैलेंस रखता है, यानी शक्ति और संपन्नता दोनों का जब संतुलन होता है तभी राज्य जो है वो क्या होता है, सर्वाइव करता है, तभी राज्य आगे जाता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं साम्राज्य के स्थायित्व के लिए अब इनको राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करनी थी। तो अकबर ने राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको कम्युनल जो है वो टैक्स माना जाता था कि एक धर्म विशेष पर लगाया जाता है। तो सहानुभूति प्राप्त करना, तो सबसे पहले ये टैक्स खत्म किया कि नहीं, इस टैक्स का कोई मतलब नहीं है, ये हम नहीं रखेंगे, ताकि उनकी सहानुभूति मिल जाए। जजिया खत्म किया। साथ ही साथ विवाह संबंध राजपूतों के साथ स्थापित करने शुरू कर दिए, राइट। तो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप था। अकबर की धार्मिक निर्णय, अकबर रिलीजियस पॉलिसी, तो याद रखिएगा यहीं पर भारत के बारे में समझना बहुत जरूरी है। जहां वेस्टर्न में एक ही धर्म का, एक ही नस्ल का जो है वो आधिपत्य है, उसकी डोमिनेंस है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हम धर्म को एक अलग नजरिए से देखते हैं, पंथ हमारा एक अलग है। और भारत की भूमि जो है वो बुद्ध की, जैन की, महावीर की, इन सब की जो है महान भूमियां रही हैं, राम कृष्ण इन सब की भूमियां रही हैं। तो ये हमेशा जो हमारा एक उदार चरित्र रहा है, यानी सबको उसकी पहचान के साथ स्वीकार करना, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और यहां वही देर तक सरवाइव कर पाया, इतिहास उसी को सम्मान दे पाया जो लंबे समय तक जो है धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो बहुत ही ज्यादा सहिष्णु होनी चाहिए, टॉलरेंस की होनी चाहिए, तभी वो यहां पर रह सकती, क्योंकि यही हमारे भारत भूमि की सबसे खास बात है। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता, यूनिवर्सल टॉलरेंस, इसे सुलह कुल की नीति कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सुलह कुल, ठीक है, इसको कहा जाता था। द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल बिहेवियर विद ऑल, यानी सभी के साथ शांतिपूर्ण, सुलह का मतलब समझौता कर लेना, शांति के साथ रहना, सुलह कुल की नीति कही जाती थी, और इसे शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। अकबर के प्रारंभिक धार्मिक विचारों का उनके शिक्षक अब्दुल लतीफ तथा सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव पड़ा था। सूफी एक लिबरल धारा थी जहां पर सभी को जो है वो स्वीकार करने की बात होती थी। तो इनका बहुत ज्यादा, टीचर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। टीचर का इंसान की जिंदगी को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव होता ही होता है। 1575 ईस्वी में दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन की स्थापना कराया था। यहां पर वो वाद विवाद होते थे, धर्मों पर जो चर्चा होती थी। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही यानी दैवी एकेश्वरवाद या दीन ए इलाही नाम का एक धर्म जो है परिवर्तित किया, इसकी शुरुआत की। बहुत इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही एग्जाम में आ चुका है, आप लोग जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए कि सभी धर्मों के जो इंपॉर्टेंट धर्म गुरु बैठते थे, और ये होता था कि ईश्वर जो है एक है, वो अलग अलग तरीके से आप उसको पहुंच सकते हो, उसकी इबादत कर सकते हो, लेकिन वो है एक ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नवीन संप्रदाय दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल महेश दास और बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था, दीन इलाही को। दीन इलाही एक ऐसा संप्रदाय था जिसमें पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग था, राइट। दीन इलाही वाज अ सच सेक्ट इन विच देयर वाज अ म्यूचुअल हार्मोनी एंड कोऑपरेशन। और दीन इलाही क्यों नहीं सक्सेस हो पाया? क्योंकि उस समय रूढ़िवादी परिस्थितियां थी, कंजर्वेटिव कंडीशंस चारों तरफ देश में थी, ठीक है। तो इतना एक दूसरे के विचारों के साथ वो नहीं जुड़ पाए, दैट्स वाई ये जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अकबर ने प्रयाग और बनारस जैसे तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। अकबर abolished the pilgrimage tax levied on pilgrimage place like प्रयाग एंड बनारस, ठीक है। तो यहां चूंकि ये हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान थे, तो यहां पर टैक्स को खत्म कर दिया।
अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू रिलीजन। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हर विजय सूर्य को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूर्य को युग प्रधान की उपाधि दी थी। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक हमारा दौर था। और याद रखिएगा, जहां हम लिबरल हुए, जहां हमने सबको स्वीकार करना शुरू कर दिया, हमारे संघर्ष कम हो जाते हैं, हमारे स्ट्रगल कम हो जाते हैं, और उसमें हम काफी अच्छा आउटपुट जो है वो दे सकते हैं। पारसी धर्म के प्रभाव के कारण अकबर ने अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। पारसी धर्म का भी सम्मान करता था, जैन धर्म का भी सम्मान करता, क्योंकि धर्मों की लड़ाई व्यक्ति को बहुत ही जो है उसे कहते हैं उग्र कर देती, बहुत ही वायलेंट कर देती है। तो इस वायलेंस से जो है वो दूर रहना है। रॉकी ने लिखा 99 वाली बैच लो, पता चल जाएगा व्हाट इज हिस्ट्री। और मैंने कोशिश यही की कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको परफॉर्म कर सकूं। ठीक है, चलिए। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी मौजूद था। तो सभी धर्मों को जोड़कर, ताकि जो है वो साम्राज्य को शांति से चलाया जा सके। कालांतर में इसी जगह पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। अकबर के दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया था। ठीक है, ईसाई भी इनके दरबार में आए। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगाया गया तथा लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु 16 और 14 वर्ष निर्धारित की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप समाज का सुधार करने निकलोगे तो इन इंफॉर्मेशन की बहुत आपको आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब अकबर के बाद जहांगीर की बात करते हैं। 1605 टू 1627 एडी। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। जो इनके शिक्षक थे, टीचर थे, वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। अकबर की मृत्यु 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में के बाद नवंबर 1605 को आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। इसी को जहांगीर कहा गया, आफ्टर अकबर्स डेथ। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते आगरा के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के एक स्तंभ के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई। ठीक है, जिसे 16 घंटियां थी तथा 12 घोषणाएं प्रकाशित करवाई। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी कि राजा से आप अपनी बात कर सकते। फेमस चेन ऑफ जस्टिस किसने कराया था? जहांगीर ने कराया था। कहां पर? आगरा के किले की शाहबुर्जी पर। जहांगीर की 12 घोषणाएं को क्या कहा जाता था? आईने जहांगीरी। आईना का मतलब जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और रेयर इंफॉर्मेशन है। एक किताब में इनका मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। अब आइए एम्पायर एक्सपेंशन की बात करते हैं, साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ विजय के लिए भेजी, किंतु देवार दर्रे के पास हुए युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद जहांगीर ने 1608 में महावत खां, 1609 में अब्दुल्ला खां तथा 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई अभियान को भेजा। फलस्वरूप 1615 में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई। ठीक है, तो यहां पर संधियां भी शुरू हो गई। अब जहांगीर साउथ कॉन्क्वेस्ट की बात करते हैं। मुगलों की दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर की योग्य वजीर मलिक अंबर की उपस्थित थी। ठीक है, मलिक अंबर बहुत ही योग्य था, बहुत साहसी था। मलिक अंबर एक अबिसिनियाई दास था, जिसे कासिम ख्वाजा नाम व्यक्ति ने बगदाद से खरीदा था और बाद में अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के योग्य मंत्री मीर के दरबार में मीरक दबीर के हाथों बेच दिया था। अबिसिनियन स्लेव था, ठीक है, गुलाम था, और उसको लेकर आया गया था मलिक अंबर। 1616 ईस्वी में शहजादा खुर्रम को, जो आगे चलकर जो है शाहजहां के नाम से जाने जाएंगे, उनको दक्षिण अभियान के लिए भेजा। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी, दैट इज नोन एज शाहजहां। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिसे गोरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। जैसे वियतनाम में हुआ था छुप छुप कर वॉर करना, क्यूबा में हुआ था। ठीक है, एंड ही रिक्रूटेड ए लार्ज नंबर ऑफ मराठा इन द आर्मी। और गोरिल्ला नीति में उसने बहुत मराठा जो है, मराठाओं को अपनी सेना में शामिल किया था, भर्ती किया था। दक्षिण भारत में लूटमार वाली लड़ाई को वर्गीगिरी कहा जाता था, वर्गीगिरी। जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया था। दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर इन 1622 एडी द शाह ऑफ पर्सिया
wrested कंधार फ्रॉम द मुगल्स। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, चूंकि मेडाइवल में इंफॉर्मेशंस बहुत ज्यादा होती हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। ठीक है, रावी नदी के किनारे, कहां पर? रावी नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर इन लाहौर। आइए बात करते हैं जहांगीर की रिलीजियस पॉलिसी। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु नहीं था, नॉट रिलीजियसली इंटॉलरेंट। 1612 में उसने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई थी। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाजत दे रखी थी, अलाउ गैम्बलिंग ऑन द डे ऑफ दिवाली। उसने अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा था। देखिए, हमारे आज बवाल होता रहता है, बट ट्रेडिशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर इशूड बाय अकबर, ये आपको इतिहास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग कई बार जो है डिस्कशन करते हैं, तो उनको ले जाके दिखा दो, ठीक है, कि भारत जो है वो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का देश रहा है। जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सूर सागर। मुगल काल में पिता के शासन काल में ही, अर्थात पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के समय से हो गई थी। आगे चलकर यह मुगल सल्तनत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो चुका था। In the Mughal period, rebellion against the father started during the reign of the father itself from the time of Jahangir. जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस, ये इंपॉर्टेंट है, और सर टॉमस रो ये आए थे। एग्जाम में कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन। और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया था, मनसब ऑफ 400 टू हॉकिंस। क्लियर है? अब कई लोग जो चीजें पूछ रहे हैं, आपको पता होगा कि फाउंडेशन बैच के बच्चों को 999 में एनसीईआरटी अवेलेबल है, तो आप लोग उसके साथ जुड़ जाइए जितनी जल्दी हो सके। राइट, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ये जो दिए गए नंबर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। राइट, 8750711100 या लास्ट में 223334 या 55। मैं बार बार यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में, 1627 टू 1658। क्लियर है? यह जन्म इसका 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। 1628 ईस्वी को आगरा के सिंहासन पर ये बैठा, और इसका जो विवाह था 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमबंद बानू बेगम से हुआ था, और बाद में इतिहास में उसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता, मुमताज महल कहा जाता है, जिसका असली नाम जो था अर्जुमबंद बानू बेगम था। क्लियर हुआ? शाहजहां के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाहबुर्ज में एक बंदी की तरह व्यतीत हुआ था। इस समय उसकी बड़ी पुत्री जहां आरा के साथ रहकर, जहां आरा थी, उसने उसकी बहुत सेवा की थी। ठीक है, मृत्यु 1666 ईस्वी में उसे भी ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट साधारण नौकरों द्वारा दफना दिया गया था। तो अपने पिता को बंदी बना के रखा गया था इसमें लंबे समय तक, 8 वर्षों तक। अब शाहजहां का जो शासनकाल था बहुत प्रभावशाली नहीं था, तो मुगलिया संतुलन धीरे धीरे नीचे आने लगी। तो शाहजहां के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में बुंदेला नामक नायक जुझार सिंह का था। तो बुंदेला नायक जुझार सिंह ने 1628 में पहला विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह उसके एक योग्य एवं सम्मानित अफगान खाने जहां लोधी ने किया था। याद रहेगा नाम, खाने जहां लोधी ने किया था। 1628 ईस्वी में एक छोटी सी घटना कारण सिखों और शाहजहां के बीच में वैमनस्य उत्पन्न हो गया। वजह, शाहजहां का एक बाज उड़कर गुरु हरगोविंद के खेमे में चला गया, जिसे गुरु ने देने से इनकार कर दिया, और इस बाज की वजह से जो है वो शाहजहां और सिखों के बीच में एक जबरदस्त तनातनी शुरू हो गई। मुगलों और सिखों के बीच दूसरा झगड़ा गुरु द्वारा श्री गोविंदपुर नामक एक नगर बसाने को लेकर शुरू हुआ, जिसे मुगलों के मना करने पर भी गुरु जी ने नहीं बंद किया था। राइट, तो यहां भी दूसरा झगड़ा यहां पर भी शुरू हो गया, और आगे चलकर यह झगड़ा बहुत ही खतरनाक होता चला गया। साम्राज्य विस्तार। शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी से जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तथा अंतिम निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद शाहजहां ने गोलकुंडा पर दबाव डाला। गोलकुंडा के अल्पायु शासक कुतुब शाह ने भयभीत होकर 1636 ईस्वी में मुगलों से संधि कर लिया।
शाहजहां ने 1636 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण किया और मोहम्मद आदिल शाह प्रथम को संधि करने के लिए विवश कर दिया। फलस्वरूप सुल्तान ने 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर के रूप में देने का वादा किया। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया था। हमारा जो पश्चिमी हिस्सा था वो हमारे हाथ से निकल गया, कंधार जो अफगानिस्तान में था। अब रिलीजियस पॉलिसी की बात करते हैं। शाहजहां अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में इस्लाम का पक्ष लिया, लेकिन कालांतर में दारा शिकोह और जहां आरा के प्रभाव कारण वो काफी सहिष्णु हो गया था, यानी सभी धर्मों के प्रति वो टॉलरेंट हो गया था। अब बात करते हैं दारा शिकोह। तो दारा शिकोह जो है वो 1615 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। दारा सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कौन सी? कादरी। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। राइट, फेमस सेंट ऑफ कादरी मुल्ला शाह इज स्पिरिचुअल लीडर। लेनपूल ने दारा को लघु अकबर कहा था, राइट, दारा शिकोह को। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया था। शाहजहां हैज अडॉर्न्ड दारा विद द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल। अब दारा शिकोह ने स्वयं अपनी देखरेख में संस्कृतगत भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद कराया था। दारा शिकोह बहुत विद्वान था। भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में जो है इसने अनुवाद कराया था, ट्रांसलेशन कराया था। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन। अब देखिए, भारत की भूमि यही है, इस भूमि को वो अपने साथ समेट लेती है सबको। तो दारा का सबसे जो इंपॉर्टेंट वर्क था वो था कंपाइलेशन ऑफ वेदास। उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना है। ठीक है, आज हमारे यहां लड़ाई होती है इन चीजों को लेकर। दारा शिकोह ने एक मौलिक पुस्तक मज्म उल बहरीन यानी दो समुद्रों का संगम की रचना की, जिसे हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति के दो मार्ग बताया कि ईश्वर को पाना है, चाहे आप इस्लाम के थ्रू जाओ चाहे हिंदुज्म के जाओ, कोई झगड़ा नहीं है। और इसलिए उसने मज्म उल बहरीन नाम की एक किताब लिखी, की रचना की। अब सभी मटिया पलित करने के लिए कौन आ गया? औरंगजेब। राइट, 1658 टू 1707 एडी। और इसके बाद ही, इसी के मृत्यु के बाद ही मध्यकालीन खत्म हो जाता है। 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ। सामूगढ़ की विजय के उपरांत एवं आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब ने 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर, क्या? अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की, टाइटल ऑफ अबुल मुजफ्फर आलमगीर। किंतु खंजवा और देवराई के युद्ध में सुजा और दारा को अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में अपना औपचारिक राज्याभिषेक करा लिया इसने। राइट, सम्राट बनने के बाद जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए राहदारी और पानदारी यानी व्यापारिक जो टैक्स होता है, मर्चेंट ड्यूटीज आदि प्रमुख जो स्थानीय कर थे उनको समाप्त कर दिया इकोनॉमिकली। अब बात करते हैं डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब यानी औरंगजेब की दक्कन नीति। तो दक्कन का क्षेत्र जो सौराष्ट्र के साथ लगा हुआ है, एक लावा पठार है। शाहजहां के काल में औरंगजेब 1636 से 44 ईस्वी तक दक्षिण के सूबेदार के रूप में रहा और औरंगाबाद को मुगलों के दक्षिण सूबे की राजधानी बनाया था। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। औरंगजेब दक्षिण के राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को इसलिए समाप्त करना चाहता था क्योंकि बिना इसके अस्तित्व को समाप्त किए मराठों की शक्ति को समाप्त करना असंभव था, क्योंकि मराठा दक्षिण के राज्यों के साथ जुड़े हुए थे, युद्ध किया करते थे। तो मराठों को अगर हराना था तो वहां पर आपको स्वतंत्र दक्षिण के राज्यों को खत्म करना था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को बीजापुर एवं शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा, किंतु उसे बीजापुर के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और रास्ते में बुरहानपुर में जयसिंह की मृत्यु हो गई। 22 सितंबर 1686 ईस्वी को अंतिम आदिल शाही सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण किया और फलस्वरूप बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सोलह सौ 82 ईस्वी में अपने पुत्र शहजादा अकबर, इसका जो पुत्र था, का पीछा करता हुआ औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा, किंतु उसके पश्चात उसे उत्तर में आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। राइट, इट इज सेड दैट द साउथ इंडिया प्रूव टू बी द ग्रेवयार्ड ऑफ औरंगजेब। तो इस पर यह क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, ध्यान रखिएगा। तो हम इस पे मेंस का क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को नेस्तनाबूद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को नेस्तनाबूद कर दिया। दक्कन पर बहुत अधिक उसने खर्च कर दिया था, साम्राज्य की हालत खराब हो गई थी और इंडिया की इकोनॉमी काफी बर्बाद हो गई थी।
ठीक है, इट इज सेड दैट द कैंसर ऑफ स्पेन डिस्ट्रॉयड नेपोलियन, नेपोलियन स्पेन पे कब्जा करना चाहता, सो द कैंकर्स ऑफ द डेक्कन, कैंसर ऑफ द डेक्कन डिस्ट्रॉय द औरंगजेब। सबसे इंपॉर्टेंट रहा मराठों से संघर्ष, ठीक है, तो ये जो है वो उदारवादी नीतियां नहीं अपना पाया। मुगलों के साथ शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईस्वी में तब प्रारंभ हुआ जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। शिवाजी फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल्स बिगेन इन 1656 व्हेन शिवाजी अटैक द फोर्ट ऑफ अहमदनगर एट जुन्नार। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने शिवाजी पराजित कर 1665 ईस्वी को पुरंदर की, राइट इंपॉर्टेंट है, के लिए विवश कर दिया। पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर की संधि जयसिंह की व्यक्तिगत विजय थी। उसने कूटनीतिक चाल के तहत शिवाजी से संधि कर ली, क्योंकि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक था। 22 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी आगरा के किले में दीवाने आम में उपस्थित हुए। यहीं पर शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहां से वे गुप्त रूप से फरार हो गए। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, किंतु असावधानी के कारण 1689 में वे अपने मंत्री कवि कलश के साथ पकड़े गए और 21 मार्च 1689 में संभाजी का कत्ल कर दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उनके सौतेले भाई राजाराम के नेतृत्व में मराठों का मुगलों से संघर्ष जारी रहा, जो मराठा इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम नाम से, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के नाम से, फ्रीडम वॉर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, जिस पर लेकर बहुत विवाद है। औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। इसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए कुरान यानी शरिया को अपने शासन का आधार बनाया। तो इसने धार्मिक आधार पर शासन किया और भारत की भूमि में धार्मिक आधार पर शासन को उतना ज्यादा कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। 1559 में औरंगजेब ने कुरान के नियमों के अनुरूप इस्लामी आचरण संहिता के नियमों की पुनर्स्थापना के लिए अनेक अध्यादेश प्रसारित किए, ठीक है, कि किस तरह से इस्लामी आचरण में ही आपको रहना है और काम करना है। 1663 ईस्वी में उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया तथा हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर, यानी कि जो पिलग्रिमेज टैक्स है उस पर लगाया। यद्यपि इससे पूर्व अकबर ने भी सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया, परंतु औरंगजेब ने इसे पूर्ण रूप से बंद करवाया। औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया, यानी जजिया टैक्स इंपोज ऑन हिंदू। औरंगजेब के जजिया कर लगाने का उद्देश्य संभवतः धार्मिक न होकर राजनीतिक था, क्योंकि वो मराठों और राजपूतों के खिलाफ मुसलमानों को संगठित करना चाह रहा था, ठीक है, कि सब एक साथ हो जाएं, और वहीं से हमारा एक रिलीजियस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं औरंगजेब के समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए। जाट रिबेलियन की बात कर लेते हैं, जाटों का विद्रोह। तो औरंगजेब के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में बसे जाटों ने किया। इस विद्रोह की रीढ़ अधिकतर किसान और काश्तकार थे, परंतु इसका नेतृत्व जमींदारों ने किया, जिनका पर्पस था, जैसे राजा जो है जमीनें ले रहा है, तो जाट यहां आंदोलन शुरू हुआ। 1685 ईस्वी में राजाराम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। यह विद्रोह अधिक संगठित था। इस युद्ध में जाटों ने छापामार हमलों के साथ साथ लूटमार की भी नीति अपनाई थी। 1688 में राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूरामन ने जाट नेतृत्व की बागडोर संभाली और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह करता रहा। अंत में उसने मथुरा के निकट भरतपुर नामक स्थान पर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली, ठीक है, जो राजस्थान में है, तो वहां पर स्वतंत्र राज्य बना लिया चूरामन ने। अब अफगान इंसर्जेंसी की बात करते हैं। अफगान विद्रोह का कारण पृथक अफगान राज्य की नीति की स्थापना का उद्देश्य था। इस विद्रोह को रोशनाई कौन सा नामक धार्मिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि प्रदान की थी, रोशनाई। मुगलों और बुंदेलों के बीच पहली बार संघर्ष मधुकर शाह के समय में शुरू हुआ, तो बुंदेलों के साथ भी इसका संघर्ष रहा, अफगानों के साथ भी रहा। सिख रिबेलियन सबसे इंपॉर्टेंट रहा, राइट, यानी औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने वालों में सिख अंतिम थे। यह औरंगजेब के एक काल के एकमात्र विद्रोह था, धार्मिक कारणों से होता, यानी कि पूरी तरह से रिलीजियस था। औरंगजेब के खिलाफ सिखों का विद्रोह प्रत्यक्ष रूप से 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को प्राण दंड दिए जाने के बाद शुरू हुआ, ठीक है, कंप्लीटली जब है यहां से शुरू होता है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट था जहां से जो है वो मुगल साम्राज्य, इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो शासक बनते बहुत कमजोर होते हैं, और वहीं से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ्रांसीसियों के ऊपर धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेती है और भारत की इकलौती ताकत हो जाती है, और कंपनी का शासन धीरे धीरे जो है लागू हो जाता है। और अंतिम मुगल बादशाह के रूप में 1757 में जो बहादुर शाह जफर, उनको जब रंगून भेज दिया जाता है, तो वहीं से मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है, राइट।
तो ये कहानी ऐसी रही है जो बहुत परिवर्तन को दिखाती है, बहुत तरह के जो है वो इनपुट दिखाती है, हमें सिखाती है कि शासन में क्या खास बात होनी चाहिए, क्या महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है 2019 आईएएस प्री का, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। किस मुगल सम्राट के समय में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर विद द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? कौन जवाब देगा? सबको ये पता होना चाहिए, सभी लोग जवाब देंगे, कोई भी नहीं बचेगा इसमें, सब लोग। चलिए शुरू हो जाइए। कौन कौन जवाब देगा इसका? यस, क्लास के बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, गुड गुड गुड, सभी लोग जवाब दें। गुड, आंसर इज यस, बी, जहांगीर के समय में। वेरी गुड, 2019 प्री का क्वेश्चन था, शाबाश, आप में से लोगों ने इसको कर लिया। तो यहां से अब ये मुगलिया सल्तनत खत्म हुई, मध्यकालीन भारत खत्म होता है, और अब यहां से आधुनिक भारत, जो कि प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, वो शुरू होता है। इसकी क्लासेस होली के बाद शुरू होंगी। आपको पता होगा कि फाउंडेशन बैच और इन सब में होली की छुट्टियां चल रही हैं 4 दिन की, तो आप सभी को होली की अग्रिम बधाई हो, राइट, कि आप अच्छे से जुड़े, अच्छे से पढ़ाई करें। और जो लोग फाउंडेशन और एनसीईआरटी में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो जुड़ने की कोशिश करें, राइट। अब 2 दिन और शेष बचा हुआ है, तो डिस्काउंटेड होली के मौके पर उनको इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और जो मेरे साथ गुरुकुल में यानी क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फॉर्म जो है भर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और गुरुकुल मतलब एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो हम लोग यहाँ भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग एक अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।